हेलो डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करूं केमिकल वेदरिंग की बात करूं। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग जो है वो ना कहीं केमिकल रिएक्शन से, है ना, केमिकल रिएक्शन से संबंधित है। यहां पर रिएक्शन होती है, ठीक है ना, और यहां पर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो पहला पॉइंट यही लिखिए आप यहां पर, सॉइल हैव डिफरेंट soil have different properties than parents rock। पेरेंट्स रॉक से क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। आपको मालूम चला, यहां पर डायग्राम फिर से बनाता हूं फटाक जल्दी से। ये रॉक है आपके पास, ये सॉइल का फॉर्मेशन है, और यहां पर दोनों की क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। और ये जो केमिकल वेदरिंग के लिए फैक्टर आपके यहां पे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रेशन पानी का मिलना, कार्बोनेशन कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना। व्हाट इज कार्बोनेशन, व्हाट इज कार्बोनेशन, ये सब प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। तो कार्बोनेशन आप कहते हैं कि कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बोनेशन मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुल जाना। तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। और ये एसिड बन रहा है, अम्ल बन रहा है। तो अम्ल तो जाहिर सी बात है, जब इस चट्टान पे गिराओगे तो अम्ल जब चट्टान पे गिरेगा तो क्या होगा, टूटेगी चट्टान, टूटेगी टूटेगी। वही कॉन्सेप्ट है यहां पर कि चट्टान यहां पर टूट रही है बिकॉज ऑफ रिएक्शन। हाइड्रेशन क्या है, पानी की वजह से। तो देखिए कैसे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इसका कॉन्सेप्ट देखिए कैसे। तो आपने देखा यहां जो पहले वाला, ये आपका वॉल्केनो था जो ज्वालामुखी वाला, उसी में देखते हैं आपको ज्वालामुखी के जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी जब आता है तो दो चट्टानें आप पढ़ चुके हैं जो कि फिजिकल वेदरिंग से होती हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। और भी कुछ होता, देखिए ज्वालामुखी जब आता है तो यहां पर सबसे पहले विस्फोट होता है। क्या होता है, एक्सप्लोजन। क्या होता है, एक्सप्लोजन, विस्फोट। विस्फोट से क्या होता है कि आपके यहां की जो मिट्टी है ये उखड़ के किसी जगह दूर पर डिपॉजिट हो जाती है। क्या होती है, डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट होती है। और साथ में यहां से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। कौन सी गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये गैसेस भी निकलती हैं। तो दो चीजें होती हैं यहां से, एक एक्सप्लोजन होगा पहला, विस्फोट, विस्फोट के बाद यहां से निकलेंगी गैसेस, ठीक है। अब देखिए ये गैसेस जो निकलेंगी यहां से गैस, ये जाके वायुमंडल में, यहां पर क्या है, पानी है, बादल है ना, बादल, इनसे क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो यहां पर HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इनका निर्माण करेगी, है ना। और समय के साथ बारिश के रूप में ये नीचे की तरफ क्या होंगी, बारिश की रूप में ये नीचे की तरफ बरसना शुरू हो जाएंगे। ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। और ये एसिड रेन जब किसी भी चट्टानों के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वहां पे सॉइल है उनसे रिएक्शन करेगी, यहां पर एसिड रिएक्शन करेगा, तो यहां पर क्या है,
एक प्रकार की यहां पर क्या बनेगी, सॉइल बनेगी। तो आपने देखा कि जैसे एक्सप्लोजन हुआ, यहां से गैसेस निकली, और ये जो राख है इसे कहते हैं हम लोग वॉल्केनिक एश। ये राख जो है, ये राख में नीचे है। राख का जब रिएक्शन होगा इस एसिड के साथ जो बरस रहा है पानी के रूप में नीचे, यहां पर एक सॉइल का निर्माण होगा, और उस सॉइल को कहते हैं हम लोग बेंटोनाइट सॉइल। ध्यान देना, बेंटोनाइट सॉइल कई प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज बेंटोनाइट सॉइल? तो आप ये पढ़ते रहते हैं कि बेंटोनाइट सॉइल जो है वो वॉल्केनिक एश, ज्वालामुखी की राख से बनती है। कैसे बनती है? तो आपने देखा कि जो गैस निकलती हैं ये बारिश के रूप में अम्लीय वर्षा, एसिड रेन नीचे आता है, और फिर उस राख के साथ रिएक्शन होता है, और फिर एक सॉइल बनती है बेंटोनाइट सॉइल। तो बेंटोनाइट सॉइल कैसी सॉइल है? आपने कहा इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक एश। देखिए, अगर सवाल ये आता है एग्जाम में कि वॉल्केनिक एश से किसका निर्माण होता है, तो 90% लोग बता देंगे कि वॉल्केनिक एश से बेंटोनाइट का निर्माण होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि बेंटोनाइट सॉइल का निर्माण किस वेदरिंग से होता है, तो यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि केमिकल वेदरिंग से होता है कि फिजिकल वेदरिंग से होता है, क्योंकि ऐसा सवाल किसी किताब में लिखा नहीं है, ना ही खुरमी में है, ना गुप्तन गुप्ता में है, ना ही ईएस में है, ना ही आपका एसएससी जेईई ऑब्जेक्टिव में। किसी किताब में सवाल नहीं दिया हुआ है, तो पढ़ा भी नहीं है। पढ़ा नहीं है तो एग्जाम में आएगा तो बनना भी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर किसी भी किताब के सवाल लगा लो, सब बनेंगे आपसे। केमिकल वेदरिंग से फॉर्मेशन किसका होता है? बेंटोनाइट का। बेंटोनाइट का कलर कैसा होता है? अगर ये पूछा जाए यहां से कि व्हाट इज द कलर ऑफ बेंटोनाइट, तो आप बोलेंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर, ठीक है, काली होती है। आप देख रहे हैं यहां पे, समझना मेरी बात को, अब इस चीज को कि अभी मैंने आपसे बोला था कि ब्लैक सॉइल को केमिकल वेदरिंग क्यों लिख देते हैं, है ना, काली मृदा लिख देते हैं, किताबों में लिखा, बुक्स में लिखा हुआ केमिकल वेदरिंग, लेकिन आप पढ़ रहे हैं यहां पर कि फिजिकल वेदरिंग से होता है। तो रीजन क्या है उसके पीछे केमिकल वेदरिंग लिखने का? देखिए, एक ही जगह जहां पर ज्वालामुखी से निर्माण हुआ, किसका? यहां पर निर्माण हुआ सेम चीज का, ब्लैक सॉइल का। यहीं पर निर्माण किसका हो रहा है? ब्लैक सॉइल का। किससे हो रहा है? आपने बोला कि यह निर्माण हो रहा है वॉल्केनो से, और आपने लिखा कि यह फिजिकल वेदरिंग है। अंदर निर्माण किसका हो रहा है? तो आपने लिखा कि अंदर निर्माण हो रहा है रेड सॉइल का। रेड सॉइल का, तो आपने लिखा कि यह किसकी वजह से हो रहा है? यह भी फिजिकल वेदरिंग से हो रहा है। फिर जो ज्वालामुखी की राख है, इस राख से जो निर्माण हुआ, वो कौन सी? बेंटोनाइट। ये चारों की तीनों मृदा किससे बन रही है? ज्वालामुखी से। बेंटोनाइट आप कहते हैं केमिकल वेदरिंग है। ये इतनी महीन और इतनी काली होती है, और यही मृदा इसमें मिली होती है, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल के अंदर, मैं आपको कहूं, ब्लैक सॉइल के अंदर मोर देन 80% काली मृदा के अंदर 80% से ज्यादा बेंटोनाइट के कंपोजिशन होते हैं। और बेंटोनाइट कलर कैसी है? बेंटोनाइट काली है। इसलिए काली मृदा एक्चुअल में काली नहीं होती है, लेकिन जब उसमें बेंटोनाइट 80% से ज्यादा मिल जाता है बेंटोनाइट, तो ये जो है बिहेवियर, एक तो कलर में काली हो जाती है, और इसकी प्रॉपर्टी
क्या दिखती है? केमिकल वेदरिंग की तरह। इसलिए किताबों में ये लिखा गया है कि काली मृदा जो है वो केमिकल वेदरिंग से होती है। एक्चुअलिटी में काली मृदा फिजिकल वेदरिंग से है, लेकिन बेंटोनाइट 80% से ज़्यादा उसमें मिला होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का निर्माण एक ही जगह हो रहा है। इंडिया की बात करें हम लोग, तो इंडिया में जो आपका ये दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू, इसमें जो हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा का जो जोन है, ये जो दक्कन पठार है, ये पूरा किसका है? ब्लैक सॉइल का। और दक्कन का पठार जो है वो कैसे बना है? दक्कन का पठार कैसे बना है? आप बोलते हैं कि दक्कन का पठार डेक्कन प्लेट्यू ये बना है वोल्केनो से, ज्वालामुखी से। इसीलिए रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल, ये तीनों एक ही जगह मिलेंगी आसपास। ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक सॉइल मिलती है दक्कन के पठार पे तो रेड सॉइल मिलेगी जाके पंजाब पे। नहीं, पंजाब पे रेड सॉइल नहीं मिलनी आपको, पंजाब पे रेड सॉइल नहीं मिलेगी, ब्लैक सॉइल के आसपास ही रेड सॉइल मिलेगी। और जहां ब्लैक सॉइल मिलेगी वहीं पर बेंटोनाइट ही मिलेगी। तो जो आपका ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जोन है, ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जोन है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहां पर ये बेंटोनाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है। और अब देखेंगे जो आपका ये छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो जोन है, छोटा नागपुर का पठार किसका बना हुआ है? ये रेड सॉइल का बना हुआ है। अब तो आप देखेंगे तीनों कहीं ना कहीं आसपास ही हैं, एक साथ टच में है। ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप करो, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएं किसी का भी, तो गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पूरा। तो क्लियर हुआ, बेंटोनाइट केमिकल वेदरिंग, ब्लैक सॉइल फिजिकल वेदरिंग, रेड सॉइल फिजिकल वेदरिंग, ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में आता है कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप फिजिकल वेदरिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करें कि आप केमिकल के साथ जाएं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कंपोजिशन जो होता है वो बेंटोनाइट का होता है। ठीक है। हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज सॉइल की आगे कि ब्लैक सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, ये आप लिखते हैं यहां पर, आप लिखिए यहां पर, बेंटोनाइट सॉइल हैव हाईली कंप्रेसिव, ये बहुत कंप्रेसिव होती है, बहुत दबने वाली होती है, एंड हैज हाईली सोइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। सोइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। तो देखिए आपने जो प्रॉपर्टी लिखी बेंटोनाइट सॉइल की, यही प्रॉपर्टी तो किसकी है? ब्लैक सॉइल की। भाई ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आप, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको क्ले मिनरल के टॉपिक पे। तो यही बात पढ़ेंगे आप कि काली मृदा बहुत श्रिंकेज स्वेलिंग प्रॉपर्टी की होती है, फूलना उसका काम होता है, दरारें पड़ना उसमें काम होता है। फिर पढ़ते हैं आपकी बहुत कंप्रेसिव होती है। तो जो बेंटोनाइट की है वही ब्लैक सॉइल की है, क्योंकि उसी ब्लैक सॉइल में 80% से ज्यादा बेंटोनाइट मिला हुआ है, इसी वजह से। ठीक है ना। क्यों होती है? तो मोन्टमोरलाइट एक मिनरल होता है, वो जो कि मैं पढ़ाऊंगा क्ले मिनरल में आपको, उसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। तो आपने ये देखा कि 3 तरह की सॉइल बनी। यहां से एक सॉइल और भी है कि एक्सप्लोजन के बाद लावा जो है आपका, वो इसके ऊपर से बहना शुरू करता है। ये लावा इस सरफेस के ऊपर से, लावा बहना शुरू करता है, और यहां पर जो मिट्टी होती है सॉइल बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है,
और जब मिट्टी को पका देते हैं यहाँ तो क्या बनती है, ईंट। मिट्टी को पकाने से क्या बनती है, ईंट, ब्रिक बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक ईंट प्रकार की मिट्टी का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं टफ सॉइल। क्या कहते हैं, टफ सॉइल। तो टफ सॉइल ध्यान देना वॉल्केनो से बनती है, और एक्सप्लोजन से जो मिट्टी आई है नीचे, जब लावा उसके ऊपर से निकलता है तो टफ सॉइल बनती है। ठीक है, और टफ सॉइल जो है वो एक हार्ड सॉइल है जो कि ब्रिक के लिए यूज होती है। ठीक है ना, टफ सॉइल। फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ वॉल्केनो, और आप कह सकते हैं इसका भी क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होता है, क्योंकि लावा गर्म है, इसके ऊपर से निकलता है फिजिकल वेदरिंग, और यूज्ड एज टाइल ब्रिक, टाइल ब्रिक्स की तरह इसका उपयोग होता है। ये बात ध्यान देना। तो ओवरऑल आपने ये देखा वॉल्केनो से 4 प्रकार की मिट्टी बनती है, ध्यान देना इनको, और इनका किस चट्टान से बनती है और कैसे इसका निर्माण होता है। तो आप यहां लिखते हैं एक छोटा सा डायग्राम, पूरा सार। वॉल्केनो से जो बन रही है कौन सी मिट्टी है आपकी, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, बेंटोनाइट एंड टफ। इनकी वेदरिंग कैसी है, तो आपने लिखा कि फिजिकल वेदरिंग है, ये फिजिकल वेदरिंग है, ये केमिकल वेदरिंग है, और ये फिजिकल वेदरिंग है। ठीक है, वेदरिंग क्लियर हुआ। फिर आपने लिखा कि किस चट्टान से होती है, तो आपने बोला कि बेसाल्टिक, ये लिखा आपने ग्रेनाइट, ये लिखा आपने वॉल्केनिक एस, वॉल्केनिक एस ज्वालामुखी की राख, और ये लिखते हैं आप एक्सप्लोसिव सॉइल, जो एक्सप्लोजन है बाहर आई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, और अब इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या फिर आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर क्लियर कर दूंगा और भी चीजें। अब देखिए यहाँ पे थर्ड जो है आपके पास, वो है आपके पास बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग से बनने वाली सॉइल जो है आपके पास, वो बेसिकली 3 तरह की सॉइल होती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हैं वो है आपके, देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए जो फैक्टर हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन विद्यमान है। कोई भी वस्तु जिसमें कार्बन विद्यमान है वो ऑर्गेनिक है, चाहे मेरी बॉडी हो, चाहे मार्कर हो, चाहे कोई भी सामान आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कार्बन विद्यमान है वो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो कि कार्बन है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगस और सनलाइट एक्सेट्रा। ये फैक्टर यहां पर हैं जो चट्टान को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। चट्टान के ऊपर देखा आपने एल्गी काई लग जाती है और समय के साथ उसे तोड़ देती है ना। यहां से जो एग्जाम्पल है वो है आपके जिस तरह की सॉइलों का निर्माण होता है, एग्जाम्पल है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर।
ऑब्जेक्टिव के लिए ह्यूमस, पीट, मक, ह्यूमस, पीट और मक, दीज आर फॉर्म्ड बाय बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये सॉइल कैसी है? आप कहते हैं कि ये सॉइल आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है। कैसी सॉइल है? ऑर्गेनिक सॉइल। तो कुल मिला के सॉइल आपकी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक हो सकती है। अभी तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि सॉइल मैकेनिक्स है क्या, सॉइल क्या है, उत्पत्ति कैसे होती, उसके बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का वर्गीकरण कैसे किया गया है, फिर प्रॉपर्टीज में आएंगे हम लोग। तो अभी तो सिर्फ ये है कि ऑर्गेनिक सॉइल है, ये ध्यान देना। जैसे पीट के बारे में लिखे हम लोग, पीट क्या है? पीट सॉइल क्या होती है? आप लिखेंगे पीट में, पीट में लिखते हैं आप वेजिटेटिव, जो आपका वेजिटेबल है, फल फूल पत्तियां हैं, उनके डिकम्पोजिशन से, वेजिटेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ, जो आप सब्जी मंडियां हैं वहां से आप फल फूल पत्तियां पेड़ पौधे जो भी आप फेंक देते हैं, वो समय के साथ डिकम्पोज हो जाता है और एक सॉइल का निर्माण करता है, उसे कहते हैं पीट। ठीक है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस कह सकते हैं आप कि ये हाफ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, कोई ऑर्गेनिक मैटर जो कि हाफ डिकम्पोज हुआ है उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देना है यहाँ से बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि सॉइल जो है एक मिक्सचर है सॉलिड लिक्विड गैस का, जो कि अनकंसोलिडेशन स्टेट में होना चाहिए। उत्पत्ति के लिए चट्टान रिस्पॉन्सिबल है, जो कि वेदरिंग की वजह से होता है। वेदरिंग 3 तरह की होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी ध्यान देना कि यहां पर भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज नॉट सेम एज पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक की तरह यहां पर भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखना, कॉन्सेप्ट भी है, कभी समझ में ये ना आए कि कौन सी सॉइल फिजिकल वेदरिंग है या कौन सी सॉइल केमिकल वेदरिंग है। तो यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करना। कुछ वर्ड दे रहा हूं मैं आपको। एक वर्ड है यहां पर डिसइंटीग्रेशन। जब भी डिसइंटीग्रेशन वर्ड यूज हो तो समझना कि वहां पर जो सॉइल है वो फिजिकल वेदरिंग की बात कर रहा है। डिसइंटीग्रेशन अगर लिखता है क्वेश्चन में डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, चट्टानों का क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन, तो फिजिकल वेदरिंग की बात होती है। अगर बात होती है डिकम्पोजिशन की, अगर डिकम्पोजिशन वर्ड यूज किया गया है तो ध्यान देना कि यह हमेशा केमिकल वेदरिंग के लिए होगा। और केमिकल वेदरिंग भी हो या बायोलॉजिकल वेदरिंग, दोनों में डिकम्पोजिशन वर्ड यूज होता है। ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग की 3 तरह की सॉइल बता चुका हूं मैं आपको, ह्यूमस और पीट और मक। इसके अलावा रेयर केस में आपको कोई ऑर्गेनिक सॉइल मिलने वाली है, इसलिए बाकी सॉइल केमिकल वेदरिंग की ही होंगी। ठीक है। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी वेदरिंग हो रही है, यह सवाल किस वेदरिंग का पूछा जा रहा है। तो ये लेक्चर आज के लिए आपका, इस लेक्चर के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ाऊंगा। जहां आज इस लेक्चर में 4 सॉइल देखी आपने, ऐसे आगे और भी सॉइल आपको दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मेशन होता है और कॉन्सेप्ट क्या है। नाम तो लिखा हुआ है किताबों में, मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर वो सारे नाम लिख दूं, ये सॉइल इससे, ये सॉइल इससे। एक पीपीटी लेके आ जाऊं यहां पर और उस पीपीटी में लिख दूं पूरा पहले से ही और यहां पढ़ के चला जाऊं, उससे नहीं होने वाला सिलेक्शन आपका, क्योंकि आप याद कितना करोगे।
याद करना ही है तो सिर्फ ये नाम थोड़ी ना है, आपके पास 12 से 13 सब्जेक्ट है याद करने के लिए। फिर तो कितना डेटा याद करोगे? जब तक समझोगे नहीं प्रॉपर तरीके से, तब तक आप सिलेक्शन के लिए दावेदार नहीं है। आप सोचे सिर्फ मैं याद कर लूँ, याद कर लूँ, याद कर लूँ, याद करके सिर्फ सिलेक्शन नहीं होना। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप करो। एक बार पढ़ो तो फिर भूलो मत कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है डियर, यहां तक के लिए ये लेक्चर, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।